हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय जैन विजिलाइज। आज हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर एमपीपीएससी मेंस में एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं, या वो कम अंक अर्जित करते हैं, या वो बॉर्डर पर क्वालिफाई होकर के इंटरव्यू देते हैं। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाते हैं और वो इंटरव्यू में कम नंबर मिलते हुए भी अच्छी रैंक के साथ पास होते हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी आप परीक्षा देते हैं उस परीक्षा का अगर आपको पूरी योजना पता है और उसके हिसाब से आप अपनी एक रणनीति बना लेते हैं तो आपको कोई भी कठिन से कठिन परीक्षा भी होगी तो वो भी आप आसानी से पास कर पाएंगे और आपको कम मेहनत भी करनी पड़ेगी। आज हम आपके साथ इस बात को डिस्कस करेंगे कि जो 3 अंकों वाले प्रश्न हैं या 5 अंकों वाले प्रश्न हैं उनका एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में क्या महत्व है। तो सबसे पहले सभी पेपर्स को आप देख लीजिएगा सरसरी निगाह से, तो आप पाएंगे कि पेपर 6 में 3 अंकों वाले प्रश्न या 5 अंकों वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है 1 से लेकर के जो 5 पेपर हैं आपके, जो कि पहले 3 सामान्य अध्ययन के पेपर हैं, चौथा पेपर आपका नीति शास्त्र जिसे अपन कहते हैं उसका है, और जो 5वां पेपर है वो सामान्य हिंदी का है। मैं एक एक करके आपको ये बताता हूँ कि कुल अंकों के प्रश्न किस पेपर से कितने नंबर के पूछे जाते हैं और उसके लिए आपकी जो अपनी तैयारी होती है वो कैसी होती है, लेकिन जो पास होने के लिए या रैंक हासिल करने के लिए तैयारी होनी चाहिए वो किस स्तर की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जीएस की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जीएस जो 1 है, 2 है, 3 है, आपने अगर पिछले बार का पेपर देखा हो 2020 का, तो आप देखेंगे कि GS1 सेक्शन ए में 15, GS1 सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आए हैं 3 मार्कर, यानी 3 अंकों वाले जो प्रश्न हैं वो 30 पूछे गए थे GS1 से और उसका नंबर हुआ 30-90। 10 शब्दों वाले प्रश्न हैं, आप भी जानते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि GS2 में भी 2 पार्ट हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। उसमें भी इसी तरह से सेक्शन ए में 15 और सेक्शन बी में 15, उसमें भी 30 प्रश्न पूछे गए तो उसके नंबर भी हो गए आपके 90। GS3 में एक साथ आपसे 30 प्रश्न पूछे गए थे क्योंकि उसमें सेक्शन वाइज जो है ऐसा डिवीज़न नहीं है, तो उसमें कितने प्रश्न आए 30 और उन प्रश्नों का अंक हुआ 90। यानी जो आपका प्रत्येक प्रश्न पत्र जीएस का है उसका जो पहला क्वेश्चन हुआ वो हो गया 270 अंकों का, यानी 3 अंकों वाले 3 नंबर वाले जो प्रश्न हैं वो आपसे 90 पूछे गए तीनों जीएस पेपर्स में और उसका स्कोर हुआ 270। क्लियर हो गया ना आपको। अब हम बात करते हैं GS4 जिसे आप कहते हैं। GS4 में भी आप देखेंगे कि जो 3 अंकों वाले प्रश्न हैं वहाँ पर इन प्रश्नों को 2 अंकों का कर दिया गया है ना, है वो 10 शब्द वाले ही, तो वहाँ पूछे जाते हैं आपसे 20 प्रश्न, 20 गुणे 2 यानी 40, तो ये 40 अंकों के हो गए हैं प्रश्न। तो अभी कितने के थे 270 और 40 कितना हो गया 310। अब आ जाइए आप सामान्य हिंदी में, जो कि 5वां पेपर है आपका। उसमें आप देखेंगे अति लघुत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, जो पहला क्वेश्चन होता है आपका उसमें 25 प्रश्न दिए हुए हैं और वो हो गए हैं 75 अंकों की, यानी 310 + 75 इसका मतलब हुआ 385 नंबर। ये 385 नंबर आपका 1400 अंकों में से है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब ये तो बात हुई 3 मार्कर की। अब हम बात कर लेते हैं 5 मार्कर्स क्वेश्चंस की, फिर हम बताएंगे कि मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूँ। 5 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं वो सेक्शन ए में 10, सेक्शन बी में भी 10,
यानी 20 प्रश्न। और ये ध्यान रखिएगा, प्रथम प्रश्न हो, द्वितीय प्रश्न हो, ये दोनों अनिवार्य हैं। मतलब आपको इसमें कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि आपको ऑप्शन नहीं है चयन का, यानी जो प्रश्न पूछा गया है आपको उसी का उत्तर देना है। बात समझ में आ रहा है ना आपको? अब देखिए 20 जो प्रश्न आपके आए पहले पेपर में, यानी सेक्शन ए से 10 और सेक्शन बी से भी 10, GS 2 में भी इसी तरह से सेक्शन ए से 10, सेक्शन बी से 10, तो 20 प्रश्न वो हो गए, 40 प्रश्न हो गए। GS 3 जो कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उसमें भी कितने प्रश्न आए? एक साथ उन्होंने 20 प्रश्न दे दिए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो वहाँ पे भी आपके प्रश्नों की संख्या होगी 20, यानी तीनों पेपर में हो गए 60 प्रश्न, और 5 का उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कुल अंक हो गए हैं आपके कितने? 60 गुणे 5 यानी 300 अंक। ये तो केवल GS की बात हुई, है ना। अब GS में आपसे 300 अंकों का प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं हम GS 4 में, नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा में। इसमें भी देखें अपन 8 प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी कंपलसरी हैं, 5 अंकों के हैं। यहाँ भी आपसे 40 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया है ना। तो 300 धन 40 तो कितना हो गया? 340। पहले कितना हो गया था? 385। ध्यान से सुनते जाइएगा, है ना। और अब हो गया ये 340, है ना। अब आप देखेंगे कि जो आपका पेपर 5 है उसमें 5 मार्कर वाले 50 शब्दों वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो ब्रेकअप करके पूछते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप 1400 अंकों में 3 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्नों का योगफल देखें कितने अंकों के पूछे जा रहे हैं, तो 5 और 8 4 12 और 4 यानी 725 अंकों के प्रश्न केवल किससे पूछे जा रहे हैं? 3 अंकों वाले और 5 अंकों वाले। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये दोनों प्रश्न जो हैं वो अनिवार्य हैं, इसमें विकल्प आपको नहीं दिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन प्रश्नों के आपसे छूटने की संभावना होती है, या आप उनको उतना अच्छे से नहीं लिख पाते हैं जितना कि आपको अच्छे से लिखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब आप सोचिएगा, आप खुद अपना असेसमेंट करिए, आप खुद अपना मूल्यांकन कीजिए, और जो भी अध्ययन सामग्री आपके पास है, जहाँ कहीं से भी आपने इकट्ठी की है, उसका मूल्यांकन करिए। क्या उसमें 3 अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं? क्या उसमें 5 अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं? तो आप पाएंगे कि किसी भी अभ्यर्थी ने इस प्रकार की अगर रणनीति अपनाई होगी तो ये समझ लीजिए कि वो आपसे दूसरे आपके तो मुकाबले में वो काफ़ी आगे हैं। या जिस किसी कोचिंग संस्थान ने 3 नंबर वाले 5 नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर बनाए होंगे, और वो भी सैकड़ों की संख्या में, तब तो उसका आपको फ़ायदा होगा। और ऐसा नहीं कि आपने कुछ प्रश्न बना लिए, है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जिस कोचिंग संस्थान ने इस प्रकार की अध्ययन सामग्री तैयार की होगी, वो भी अन्य कोचिंग संस्थानों के मुकाबले में आपके भविष्य के लिए बेहतर है ना। अब हम बात करते हैं कि ये जो 725 अंक हैं, आप सोचिएगा कि इन सभी में आपको तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। और यदि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले से आपने तथ्यों को पूरे क्वेश्चंस बनाकर नहीं लिखा है, तो आपको कई प्रकार की समस्याएं आएंगी। जैसे सबसे बड़ी समस्या तो रिवीजन की आएगी। और आप जानते हैं कि अगर आपने पहले सभी टॉपिक के जितने भी आपके 5 पेपर हैं, उन सभी क्वेश्चंस के टॉपिक के सब टॉपिक के आपने 3 मार्कर बना लिए, 5 मार्कर बना लिए, या आपने क्या किया, थोड़ी समझदारी की कि आपने पिछले वर्षों के जो पेपर्स हैं उसमें भी आपने 3 अंकों वाले प्रश्नों को सिलेक्ट कर लिया कि ये बन सकते हैं या ये 5 मार्कर में ये आ सकते हैं, और फिर आपने चुपचाप बैठ करके उनको आपने लिख लिया। और आप उसको लिखने के तरीके भी 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आपने
एक उसको बहुत संक्षिप्त करके लिखा हो जिससे आप ही उसको पढ़ पाएँ, और एक तरीका ये होता है कि आपने जैसा एग्ज़ाम में लिखना रहता है उस तरह से लिख लिया, तो वो तो बेस्ट है। तो लेकिन कोचिंग संस्थानों को तो कैसा नोट्स बनाना पड़ेगा, उन्हें बहुत ब्रीफ नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, उन्हें तो चूँकि अभ्यर्थी को पढ़ना है तो उनको तो वो नोट्स बनाना पड़ेगा वैसा ही, क्योंकि अभ्यर्थी उसको पढ़ करके समझ सके। अब देखिए यहाँ पे आप खुद सोच के देखिएगा, क्या आप GS 1, 2, 3, GS 4 और सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र के सभी 3 अंकों वाले प्रश्न बना सकते हैं क्या? और बना सकते हैं तो कितने बना सकते हैं? और यदि आप बना सकते हैं तो उसकी गुणवत्ता कितनी है? या उस प्रश्न के परीक्षा में आने की संभावना कितनी है? इन सभी बातों पर आपको विचार करना होगा, तब जाकर के आप जो है इस एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। हवाई पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं है। चॉकलेटी जो पढ़ाई करते हैं आप, वो आपको एंटरटेनमेंट तो कर सकता है, आपको सेटिस्फेक्शन तो दे सकता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं दे सकता है। मैं आपको आज ही बोलता हूँ कि आप मान लेते हैं कि आपने GS 1 का खंड आ लिया, और खंड आ में मान लेते हैं आपने इकाई 5 ले ली, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें लिखा है। इसमें 6 रियासतें दी गई हैं और इसमें एक कंडीशन दी गई है कि वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में। इसका मतलब हुआ कि आपको छत्तीसगढ़ वाला जो हमारा पार्ट था वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात इसमें दी गई है प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति का। इसका मतलब है कि आपको इसमें ये जो रियासतें हैं उनके वंश भी आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पेपर उठा के देखें तो उसमें पूछा गया है, और अगर नहीं भी उठा के देखते हैं तो पेपर 4 को पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली इसको शामिल किया गया है। अब देखिए यूनिट 5 के 2 भाग हो गए हैं ना, यानी वंश भी हो गए हैं और रियासतें भी हो गई। समझ में आ रहा है ना आपको? अब देखिए, अब मान लेते हैं कि आपको इसका नोट्स बनाना है, या मैंने जो नोट्स बनाया है तो कैसे बनाया है। मैंने सबसे पहले क्या किया, पहला चैप्टर बनाया मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें। उसमें हमने 3 मार्कर कौन से बनाए, वो बनाए हैं जो आपकी रियासतों में सबसे ज़्यादा टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, जैसे रियासत या देशी रियासत या फीफडम, इनको ये सब नाम दिए गए हैं। तो एक मान लीजिए 3 मार्कर हो गया। फिर इसके बाद वंश, फिर रियासत और वंश में क्या अंतर होता है, फिर जागीर क्या होती है, फिर ब्रिटिश प्रोविंस क्या होता है, ब्रिटिश भारत क्या होता है। जो अंग्रेज़ों के समय में जब हम जो रियासतें थीं उनके प्रशासन के लिए जो भी डेवलपमेंट हुई, जैसे एजेंसी, जैसे रेसिडेंसी, जैसे पॉलिटिकल एजेंट, या कोई संधि हुई, ट्रीटी हुई, वो फिर इसके बाद जो भी आपकी प्रशासनिक इकाइयाँ बनी उनको लिख लीजिए, जैसे सेंट्रल प्रोविंस बना, और उसका जो प्रशासन था वो कैसे था, ये आपको 50 शब्द में भी पूछा जा सकता है, 10 शब्द में भी पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद आपने देखा बुंदेलखंड एजेंसी बनी, बघेलखंड एजेंसी बनी। फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि सेंट्रल प्रोविंस में जो बरार एजेंसी थी उसको मर्ज कर दिया गया, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बना। तो आपसे पूछा जा सकता है ये विलय कब हुआ। बात समझ में आ रही? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये मैंने आपको एक छोटा सा एक इंट्रो दिया है। अब किसी को यही नहीं पता है कि रियासत में और वंश में क्या अंतर होता है, रियासत और जागीर में क्या अंतर होता है, या जो प्रोविंस होता है और जो वंश होता है उसमें क्या अंतर होता है, या ब्रिटिश प्रोविंस और रियासत में क्या अंतर होता है। तो देखिए उसका फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा। और वो मैंने तो ये भी देखा है यहाँ तक कि लोग जो है रियासतों में वंश लिख रहे हैं अभी भी, और जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं वो भी लिख रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि रियासत एक अलग प्रशासनिक इकाई है और वंश एक अलग तरह का शासन प्रशासन व्यवस्था है। अब आपने क्या किया, अब आपने इसी चैप्टर में जो पहला चैप्टर बनाया, कई बार ऐसा होता है लोग
कि जो टॉपिक दिया रहता है उसको नहीं पढ़ते, सब टॉपिक पर आ जाते हैं। अब मध्य प्रदेश की जो प्रमुख रियासतें, मान लीजिए आपसे एक सीधा सीधा क्वेश्चन जैसे उसने पूछा है पिछली बार 2020 में कि मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन कीजिए। अब वो आपसे ये प्रश्न पूछ ले 200 शब्दों में कि मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों का वर्णन कीजिए, तो क्या आपने ऐसा लिखा है 200 शब्दों या 50 शब्दों में लिखा है? तो आप खुद सोच के देखिए, आप पहले से प्रिपेयर्ड ही नहीं है उस चीज़ के लिए। तो जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे, तो आपको क्या होगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, समय लगेगा इसमें। और आप जानते हैं कि 3 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, वो भी अलग अलग प्रकार के। और उनका स्तर भी देखिए, 2020 के प्रश्न पत्र में स्तरीय प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पे हम आपको ये कहना चाहते हैं, तो मैंने पेपर 5 का एक छोटा सा आपको जिक्र किया है। ऐसा ही आपको प्रत्येक यूनिट में करना चाहिए। कम से कम जो उसमें दिया है उस पर 5 मार्कर क्या आ सकते हैं वो आपको ध्यान रखना। देखिए, अब जब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, मान लो यूनिट 5 ही पढ़ रहे हैं आप, तो इसमें आप जैसे पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते पढ़ते आपको खुद ही क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने लगते हैं। जैसे मैं अगर यूनिट 5 में वापस आ रहा हूँ कि मैं कहूँ कि 1818 की घटना मध्य प्रदेश के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, एक बदलाव का बिंदु था या एक महत्वपूर्ण घटना थी। अपना मत दीजिए, है ना, कि 1818 इंसिडेंट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। गिव योर ओपिनियन। बात समझ में? अब मान लो ये प्रश्न नहीं भी पूछा जाता है या पूछा जाता है, दोनों बातें मैं आपको कह रहा हूँ, तो आपको कम से कम क्या होगा कि इस यूनिट का आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और देखिए मज़े की बात, ये यूनिट कितनी छोटी यूनिट है, और अगर आपने इसका पहले से कंटेंट बना लिया है, अभी आपने देखा है क्वेश्चन पूछा गया है इसमें इसी यूनिट से कि बुंदेलखंड की रियासत का विवरण दीजिए। अब किसी को यही नहीं पता है कि बुंदेलखंड की रियासत कब बनी, तो लोगों ने इसमें बुंदेलखंड की रियासतें लिख देंगे। अब आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ बुंदेलखंड की रियासतें नहीं दिया है, बुंदेलखंड की रियासत दिया है। तो लोग लिख देंगे वही चरखारी, है ना, और तमाम जो आपकी उसके अंदर जो रियासतें बनी, दतिया रियासत बनी, ओरछा रियासत बनी, अजयगढ़ रियासत बनी, पन्ना रियासत बनी। दैट इज रॉन्ग। आपको इसमें बुंदेलखंड रियासत ही लिखना है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जब इस पूरे क्षेत्र को जीत लिया, इसकी रियासतों को, इसकी जागीरों को जीत लिया, तब उनने इसको का एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, या उसको पूरे क्षेत्र को एडमिनिस्टर करने के लिए उन्होंने एक बुंदेलखंड एजेंसी बनाई। फिर उसमें ये जो आपके जागीरदार थे या प्रिंसली स्टेट्स बनी, उनको वो क्या कैसे प्रशासन होता था, उनके आपस के संबंध कैसे थे, वो सब आपको बताना है। और बताते हुए फिर आपको आना है 1947 में, फिर आना है आपको 1948 में, फिर आपको आना है 1950 में, और फिर 53 और 56, और इस प्रकार से आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाता है। बात समझ में आ रही ना आपको? तो देखिए, आपको ठीक से प्रश्न को आप समझिए और आप अपना जितना जल्दी हो सके सभी यूनिट्स का नोट्स बनाइए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको इस एग्ज़ाम में जो आपको एक कॉन्फिडेंस है आपका वो बिल्ड नहीं, आप खुद सोच सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को पहले से पढ़ के गए हैं तो आप एग्ज़ाम से आप डरेंगे नहीं, और अंतिम क्षणों में भी आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो वहाँ पर आपको लिखने में मदद करेगा। और अगर आपके पास ऐसा कंटेंट है तो आप सोचिएगा, आपको सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करना है
उसका रिवीजन करना है और लिख करके देखना है। विजिल IAS संस्थान ने 3 मार्कर में करीब आप देखेंगे 5 पेपर में 8000 से अधिक 3 मार्कर क्वेश्चंस को बनाया है, और जो 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं वो करीब इसके संख्या के आधे से थोड़े कम, मान लीजिए 3500 के लगभग 5 मार्कर्स। और जो 5 मार्कर्स हैं और जो आपके 3 मार्कर्स हैं वो आपको अब एक जगह सारा बना हुआ मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, कहीं से कोई ढूंढना नहीं है। और मैंने ये जो कंटेंट बनाया है आप बिलीव नहीं कर सकते हैं मैंने कितने स्रोतों से इसकी मदद ली है। चूँकि समय कम है इसलिए मैं आपसे जाते जाते यही कहूँगा कि आप 3 अंकों वाले प्रश्नों को 5 अंकों वाले प्रश्नों की उपेक्षा ना करें। यदि आप अच्छी रैंक के साथ पास होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमारा स्कोर 900 अंकों से अधिक हो, यदि आप चाहते हैं कि हमारा स्थान प्रथम 20 अभ्यर्थियों में हो, तो आपको ये जो काम हमने बताया है आपको ये आप स्वयं से कर सकते हैं या जो हमारी अध्ययन सामग्री है उससे कर सकते हैं। और आप अगर खुद से करेंगे तो आप समझ सकते हैं आपको 24 नवंबर को लिखनी है एग्ज़ाम, तो आपको इसमें बहुत समय लगेगा क्योंकि इसमें ढूंढना पड़ता है, फिर उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि उसके आने की संभावना है कि नहीं है। ये सब आपके लिए एक मतलब पैच वर्क है, कठिन काम है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे आपसे ये कहूँगा कि जिन अभ्यर्थियों का प्रीलिम्स इस बार नहीं हो रहा है उन अभ्यर्थियों को भी चाहिए कि वो इस प्रकार की जो अध्ययन सामग्री है उसको अपनी नोटबुक में लिखते चलें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो लिखा गया है उसको वो थोड़ा सा मॉडिफाइड करके अपने तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि उनको एक जगह पर इतने 8000 प्रश्नों की एक तो सूची मिल रही है, 3500 प्रश्नों की करीब उनको 5 मार्कर की सूची मिल रही है और उसके उत्तर भी मिल रहे हैं। इसके बाद आइए तो 200 शब्द वाले जो प्रश्न हैं वो करीब 1200 से 1400 प्रश्न हैं, तो उनका भी उनको सूची मिल रहा है और उत्तर भी मिल रहा है। अब देखिए मान लीजिए आपने जो पढ़ रखा है, अब आपको लगेगा कि इस नोट्स में ये टॉपिक कवर नहीं किया गया है, तो आप उस चैप्टर के बाद 2-4 पेज छोड़ दीजिएगा, उसके उत्तर आप जोड़ दीजिएगा, तो आपका पूरा कंटेंट डायनामिक हो गया और आप तमाम प्रकार के झंझट से बच गए। फ़ोटोकॉपी की दुकान पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं। हम देखते हैं दिन भर बच्चे फ़ोटोकॉपी की दुकान पर खड़े रहते हैं, या किसी ने सोशल मीडिया में कोई पोस्ट शेयर की तो तुरंत वो मोबाइल लेके फ़ोटोकॉपी की दुकान पर आ जाते हैं। आप खुद सोचिए 50 तरह की कोचिंग है, वो 50 तरह की पोस्ट डाल रहे हैं, तो क्या वो आपके पूरे सिलेबस का नोट्स दे रहे हैं? सोच के देखो आप थोड़ा सा, है ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो फ्रेंड्स मैं जाते जाते आपसे यही कहूँगा कि विजिल IAS ऐप जो कि ऑनलाइन है उस पर ये कंटेंट पूरा अवेलेबल है। ये कंटेंट हिंदी माध्यम में है और साथ में इस कंटेंट के साथ हमने 2020 का जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसके सॉल्यूशन भी उसमें डाल दिए हैं, या आपको अभी हम अलग से प्रोवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन दोहराया जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि 5 से 7% जो क्वेश्चंस होते हैं उनके दोहराए जाने की संभावना होती है, तो वो भी आपसे बन जाएंगे। मैंने जो ये डिस्कशन किया है इस पर एक बार आप ज़रूर विचार कीजिए, थोड़ा सा खुले दिमाग से विचार कीजिए, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और यदि आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो आप जान सकते हैं कि आपका परीक्षा परिणाम क्या होगा। निर्णय आपको लेना है। थैंक यू सो मच।